Hello everyone and welcome back once again in another session of statistics. Statistics के फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट कंप्लीट किया हुआ है, इसी में हमारे पास एक और लास्ट टॉपिक रहता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज इस टॉपिक के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा और रिलेटिवली आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो काफी ही आसान हैं। तो देखते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में यानी कि सांख्यिकी के महत्व के बारे में, अर्थशास्त्र में ये क्या रोल प्ले करती है, इसके बारे में हमें क्या बता रखा है। Statistics has been regarded as an indispensable मतलब inseparable tool for an economist that helps him to understand an economic problem। मतलब सांख्यिकी अर्थशास्त्री के लिए एक अति आवश्यक मतलब ना अलग होने वाला इंडिस्पेंसिबल इनसेपरेबल साधन है, टूल है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने के लिए या समझने में उसकी सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? अर्थशास्त्री की यानी कि इकोनॉमिस्ट की। यूजिंग वेरियस टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स he can formulate certain policies to tackle it। देखो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सांख्यिकी उपकरणों का इस्तेमाल कर कर जो अर्थशास्त्री है वो अलग अलग नीतियां बना सकता है ताकि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाए या उसका सामना किस प्रकार से किया जाए। But the scope of statistics is much more wider than this। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स का दायरा है, जो स्कोप है, वो इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। इसका क्षेत्र और भी ज्यादा विस्तृत है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याओं का संख्यात्मक विवरण। देखिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ये हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या जो भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं, आंकड़े बोल देना ही अपने आप में न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन आ जाती है। तो इसका मतलब इसमें क्वांटिटेटिव गुणों की बात नहीं हो रही है, गुणात्मक तत्वों की बात नहीं हो रही है, इसमें हम संख्या की बात करते हैं। तो इसलिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हम किसी आर्थिक समस्या को संख्या के रूप में व्यक्त कर देते हैं, संख्या के रूप में उसका विवरण कर देते हैं, तो समस्याओं को समझना, आर्थिक समस्याओं को समझना और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। Quantitative expression of economic problems make it easy and more understandable for an economist। The economic research becomes more reliable and precise। मतलब आर्थिक दृष्टि से ये जो आर्थिक अनुसंधान होता है वो ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है और ज्यादा सटीक बन जाता है। देखो अब इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझो। मान लो मैं ये कहूं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी पहले इतनी नहीं थी, अब बहुत बढ़ रही है। अगर मैं यही लाइन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस के जरिए व्यक्त करूं कि पहले बेरोजगारी 20% हुआ करती थी, अब बेरोजगारी 30% हो गई है, या और न्यूमेरिकल फिगर्स जो हैं उनके कंपैरिजन के बिहाफ पर, उस डेटा के बिहाफ पर अगर मैं अपनी इसी लाइन को व्यक्त करूं तो देखो ये जब लाइन जो मैंने अभी अभी बोली कि पहले कम थी बेरोजगारी और अब ज्यादा हो गई है, अगर ये आर्थिक समस्या जो बेरोजगारी है वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, तो अगर हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर प्रेजेंट करेंगे तो वो ज्यादा रिलायबल हो गई ना, ज्यादा प्रिसाइज हो गई। तो
इसीलिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो है वो इकोनॉमिक्स का एक पहलू बनकर, एक हिस्सा बनकर जो आर्थिक समस्याएं होता है उन्हें समझने में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी मदद करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो एक प्रूफ का काम करता है। सिर्फ बोल देने की बजाय जब हम ऐसे लिखित रूप में प्रेजेंट करेंगे तो वो एक प्रूफ का काम करेगा। आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात की स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंस हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रखा है। सेकेंड पॉइंट है इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, जिसे अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं कहा जाता है। देखो, सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए। अगर हमें इनका मीनिंग क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा। इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, वाइल इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो एक में तो हम समय के आधार पर तुलना कर रहे हैं और एक में हम हमारी इकोनॉमी को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में डिवाइड कर कर और उन क्षेत्रों की आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन करने से होता क्या है? दीज कंपैरिजन्स हेल्प इन चेकिंग प्रोग्रेस। ये जो कंपैरिजन्स होते हैं वो समय समय के आधार पर हमने कितनी प्रोग्रेस की है ये पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। प्लस अगर हम ये कंपैरिजन क्षेत्र वाइज करते हैं, सेक्टर वाइज करते हैं, तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सा क्षेत्र या किस समय हमने हमारी प्रगति की दर अधिक थी, ये पता लगाने में हमें सहायक होता है। अब देखो, जो ये कंपैरिजन्स होंगी वो स्टैटिस्टिक्स के आधार पर अगर हम करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे उन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हम करेंगे अगर, तो हमारा जो डेटा है वो, हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा रिलायबल बन जाएगी। तो इसलिए कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होंगे तो। ठीक है, समय के आधार पर कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा अगर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के डेटा इकट्ठे किए गए हैं। तो अगर क्षेत्र के आधार पर करना है तो हम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से एक अर्थशास्त्री जो है वो आंकड़े इकट्ठे करता है। जैसे अगर मैं बेरोजगारी की ही फिर से एग्जाम्पल लूं तो देखो, अगर मुझे ये पता लगाना है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बेरोजगारी है या शहरी क्षेत्र में ज्यादा बेरोजगारी है, तो इसका मतलब जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है अगर मैं उस डेटा को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर दूं, डिवाइड कर दूं सेक्टर्स के बेसिस पर, तो वो सेक्टोरल कंपैरिजन बन जाएगा, वो इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन बन जाएगा। वही अगर मैं उस डेटा को कंपेयर करना चाहूं कि पहले बेरोजगारी इतनी थी और अब बेरोजगारी इतनी है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कंपैरिजन कहलाया जाएगा। तो हो कब रहा है? जब हम सांख्यिकीय उपकरणों का इस्तेमाल कर कर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, और आंकड़े हमेशा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही एकत्रित किए जाते हैं। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये फायदे मिलते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, कि क्या कारण था जिस वजह से हमें ये इफेक्ट देखने को मिला। तो यहां पर अब आपको देखो क्या बता रखा है, different sets of data are used to find the cause and effect relationship। देखो, हमने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है लास्ट अपनी वीडियोस में। हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, लेकिन साइंस हम इसको नेचुरल साइंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स वगैरह से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड वाली साइंस तो है नहीं है। लेकिन
इसमें हम जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उन आंकड़ों को भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ इस तरह होता है। आप आगे चलकर अगर +2 में इकोनॉमिक्स स्टडी करोगे तो आपको ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के आधार पर किस तरह से डिफरेंट इकोनॉमिक थ्योरीज बनी हुई हैं, लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई बना हुआ है, ये सब पैरामीटर्स आपको पता चलेंगे। तो दिस एनेबल्स दी पॉलिसी मेकर्स टू मेक सच पॉलिसीज सो एज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इन अ बेटर वे। इन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स को स्टडी कर कर वेरियस डेटास के आधार पर एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग बेहतर तरीके से पॉलिसीज बना सकता है। तो अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों के कारण परिणाम संबंध ज्ञात करते हैं और समस्याओं का प्रभावपूर्ण उपचार करने के लिए आर्थिक नीतियों को तैयार करते हैं, आर्थिक नीतियों को तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे भी मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाऊंगी, लेकिन ये एग्जाम्पल ना आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही फ्रेश है। आप फेमिलियर तो हो, आप डे टू डे बेसिस पर ये एक्टिविटीज परफॉर्म तो करते हो, लेकिन आपने कभी ऐसी एक्टिविटीज पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दिया है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखो, हम जो भी कंजम्पशन करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं, हम उस प्रोडक्ट के बदले में क्या करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं ना। इसका मतलब हमारी तरफ से वो किया हुआ खर्चा जो है, हम बोलेंगे कि हमने उस प्रोडक्ट की डिमांड की थी, मांग की थी। जब भी हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, अपनी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं, तो हम बदले में सेलर को पैसे देकर आते हैं, दुकानदार को पैसे देकर आते हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से हमने क्या की, हमने मांग की, यानी कि हमने डिमांड की। ठीक है, अब देखो, अगर हम मांग ना करें, अगर हम मांग ना करें तो क्या होगा। अगर हम मांग नहीं करेंगे, इसका मतलब अगर मैं अपना पैसा खर्च करने की बजाय उसे सेव ही करती रहूं, अगर मैं सेव करती रहूंगी, पैसा खर्च नहीं करूंगी, तो जो सेलर हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, उनके पास पैसा नहीं जा रहा। अगर उनके पास पैसा नहीं जा रहा तो क्या वो फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, क्या वो और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। देखो, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी तो प्रोडक्शन तभी करते हैं ना। किसान अगर खेती करता है तो जब वो उपज बनकर तैयार होती है, माल बेचकर आता है मंडियों में जाकर, जब बदले में उसे पैसा मिलता है, तभी वो बीज वगैरह खरीद कर नई फसल उगाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अगर मांग नहीं होगी तो सेलर्स के द्वारा जो निवेश किया जाना चाहिए, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। तो मांग की कमी के कारण निवेश क्या हो गया, कम हो गया। तो मांग वॉज दी कॉज एंड इफेक्ट क्या हुआ, निवेश कम हो गया। इसीलिए आर्थिक तौर पर अगर हम देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो इन चीजों को, ये ना इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, ये भी मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगी कि आप जब +2 में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको इन पैरामीटर्स के बारे में और बेटर तरीके से पता चलेगा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको मैं ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, एंड आई होप कि मैं कामयाब भी हुई होंगी इस कोशिश में। तो इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल्स का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता लगाया जाता है। अब अगर ये प्रॉब्लम अराइज हो गई कि निवेश में कमी हो रही है, तो आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी सरकार के साथ मिलकर कि क्या किया जाए कि मांग बढ़े, मांग बढ़ेगी तो निवेश ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आज का लास्ट पॉइंट जिसे मैंने इम्पोर्टेंस में कवर किया है। देखो, पॉइंट्स और भी हैं,
पॉइंट्स और भी बहुत हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ही कवर किए हैं, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो रिलेटिवली जब आप और स्टडी करोगे इकोनॉमिक्स के बारे में फर्दर क्लासेस में, तो वो पॉइंट्स आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए जो आपके लेवल पर समझ में आ सकते हैं, मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ये मेरा लास्ट पॉइंट रहेगा। आर्थिक भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग करना मतलब भविष्यवाणी करना होता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा कलेक्टेड बाय यूजिंग दी स्टैटिस्टिकल टूल्स, प्रेडिक्शंस कैन बी मेड रिगार्डिंग दी फ्यूचर ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग कर एकत्रित किए गए आर्थिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य की आर्थिक नीतियों यानी कि आर्थिक चरों के रुझान का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या ट्रेंड रहेगा, क्या हमारी इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी, क्या हमारी इकोनॉमी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगी, मतलब क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है, वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो पिछले इकोनॉमिक डेटाज इकट्ठे किए जाएंगे उसी के आधार पर, जैसे मान लो कोई स्कूल है, अगर स्कूल की एडमिशन्स हर साल बढ़ती हैं तो अनुमान यही लगाया जाएगा ना कि इस साल और बच्चे आएंगे और एडमिशन होगी। तो ऐसा ही कुछ केस हमें इकोनॉमिक लेवल पर भी देखने को मिलता है। तो आई होप कि जितना मैंने आपको आज इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मैंने बाकी के कुछ पॉइंट जैसे इकोनॉमिक थेरीज बनाना, ये सब मैंने अभी कवर नहीं किया है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जब आप +2 लेवल पर मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तब ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी के एक पॉइंट को भी मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको स्टेट कर ही चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एक इकोनॉमी में फॉर्मुलेट की जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज का मेरा ये सेशन जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस कवर करवाई है आपको स्टैटिस्टिक्स की, ये समझ आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर दी वीडियोज एंड लाइक दी वीडियोज। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।